नमः संस्कृताय। आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार। आप सबका स्वागत है। हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम प्राकथन भाग पढ़ चुके हैं और वर्ण विचार भी कल हम देख रहे थे। उम्मीद हो है कि आपको हमारी कक्षाएँ समझ में आ रही होंगी। आज हमने जो प्राकथन पढ़ा और जो वर्ण पढ़े, वर्ण विचार इन सब से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर के आज मैं आई हूँ और आगे 2-3 क्लासों में ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आएँगी, उसके बाद फिर हम संधि स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लड़ सूत्रस्थस्य अकारस्य भवति। लड़ सूत्र है, माहेश्वर सूत्र का ये छठा सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में 4 सूत्रों में स्वर हैं और 5वां है ह, य, व, रट और छठा सूत्र लड़। ये छठे सूत्र की बात कर रहे हैं कि लड़ सूत्र में जो आकार है उसका क्या होता है? गुण संज्ञा होती है कि इत संज्ञा होती है कि पूर्व रूप संज्ञा होती है या टी संज्ञा होती है? तो लड़ में आकार कहाँ है? ल में है और इस ल के आकार की इत संज्ञा करने का एक सूत्र अलग से रखा गया है। लड़ मध्ये पित संज्ञक। लड़ मध्ये पित संज्ञक। यह सूत्र कहता है कि लड़ के लड़ प्रत्याहार के बीच, लड़ सूत्र के बीच, माहेश्वर सूत्र में जो लड़ है उसके बीच जो आ है वह अनुनासिक है। उस आ की इत संज्ञा हो, यह इत संज्ञा विधायक सूत्र है। लड़ मध्य तित संज्ञक, तो विशेष रूप से ला के आ की इत संज्ञा करता है यह और इसी के लिए यह बना है और इसका आगे भी कार्य है। ला के अ की इत संज्ञा का प्रयोजन है र प्रत्याहार बनाना। फिर र प्रत्याहार हम आगे भी देखेंगे। तो अभी बस हम ये देखते हैं कि लड़ के अ की क्या होती है? तो इत संज्ञा होती है। अ की इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? लड़ मध्य इत संज्ञक। इसकी गुण संज्ञा नहीं होती, ना ही पूर्व रूप संज्ञा होती, ना ही टी संज्ञा। टी संज्ञा किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उसकी टी संज्ञा होती है। इस प्रकार से इसका उत्तर है बी। लड़ के आकार की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझो। तो आप लोग भी अगर हमसे जुड़े हैं कुछ लोग तो इसके उत्तर दीजिए। मोबाइल दो। यकार का उच्चारण स्थान है। यकार का उच्चारण स्थान है तालु, दंतोष्ठ, कंठ, कंठताल। यकार इसका उच्चारण स्थान क्या है? अभी कल हम ये पढ़ रहे थे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो यकार के लिए एक सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु।
ई, ई, चू से च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यहाँ पर तालु दिया है। इसका य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यही उत्तर सही है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ये व का उच्चारण स्थान है। वकारस्य दंतोष्ठम, व, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। कंठ, कंठ से अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र है। अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, विसर्ग, ये कंठ से उच्चरित होते हैं। कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ, ए और ऐ, ए और ऐ जो है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। तो यकार का उच्चारण स्थान पूछ रहा था, तो यकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसका सूत्र है इचु यसानाम तालु। अधोलिखित, अधोलिखितेषु फकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपयुक्तम विकल्पम चिनुत। फकारस्य मतलब फ वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? किस विकल्प में है फ वर्ण का बाह्य प्रयत्न? तो आइए देखते हैं। विवार श्वास घोष संवार नाद घोष, विवार श्वास अघोष, संवार नाद अघोष। तो इसमें जो है दो वर्ग बनाए गए हैं। प्रयत्नों के बाह्य प्रयत्न के दो वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें पहले एक वर्ग में संवार नाद घोष यह होता है, और दूसरा वर्ग है विवार श्वास अघोष। कुछ वर्णों का जो है प्रयत्न संवार नाद घोष होता है, और कुछ का विवार श्वास अघोष होता है। तो ये दो वर्ग बनाए गए हैं। तो ये नहीं होंगे। अब इन्हीं दोनों में से फ का उच्चारण स्थान किस विकल्प में है? तो इसके लिए है कि हस, हसः संवारा नादा घोषा। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, उनका प्रयत्न बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार नाद और घोष। और खरह, खरह, खर विवारा श्वासा अघोषा। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, उनका जो है बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार श्वास अघोष। तो अब हम देखते हैं कि फ, यह जो फ है, यह किसके अंतर्गत आता है? संवार नाद घोष के या विवार श्वास अघोष के? तो फ जो है, यह प वर्ग का द्वितीय वर्ण है। उ जिसको कहेंगे, इसका द्वितीय वर्ण है। तो खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है, और स स श, ये तीनों प्रत्येक खर प्रत्याहार में प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तीनों स आते हैं। श, श, श। हस प्रत्याहार में हयवरट, हस प्रत्याहार में मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ, अंतस्थ ये आते हैं। तो फ जो है, या द्वितीय वर्ण है, द्वितीय वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका विकल्प सी सही है।
ख जो है इसका बाह्य प्रयत्न, विवार, श्वास, अघोष। इसका उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, अट प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है। अट प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है। तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ उत्तर दिया है स्वर, य, व, ह, र या सभी। तो पहले हम देखते हैं कि अट प्रत्याहार कहाँ तक आता है, कितने सूत्र तक। तो सबसे प्रथम सूत्र में पहला वर्ण है अ, और ट जो है या है ये वरट मतलब पंचम सूत्र का अंतिम वर्ण। तो ए, प्रथम से लेकर के चतुर्थ सूत्र तक सारे स्वर आ जाते हैं। ये उत्तर सही है इसका, क्योंकि सभी स्वर आते हैं 1, 2, 3, 4 सूत्रों में। पांचवें सूत्र में ह, य, व, र। देखो यहाँ ह दिया है, र, व, य, ये चारों वर्ण ना, ह, य, व, र, ये सभी आ जाएंगे अट प्रत्याहार में। ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो इसका उत्तर है सभी, मतलब अट प्रत्याहार में ये सभी वर्ण आएंगे, अतः इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, इनमें सवर्ण नहीं होते हैं। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें मतलब दो 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 का जोड़ा है, तो कौन दो सवर्ण नहीं है ये हमें बताना है। आ उ है जैसे, उ ऊ, उ ऊ का उच्चारण स्थान इन दोनों का क्या है, ओष्ठ है। अ और आ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका कंठ है, अ और आ का कंठ। री और री, री और री को ये एक स्थान से नहीं उच्चरित होते हैं। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का दंत है। री का दंत है, री का मूर्धा है, री का दंत है। इस प्रकार ये दोनों सवर्णी नहीं है। फिर भी इनको इनकी सवर्ण संज्ञा करने के लिए अलग से वार्तिक बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि रील री वर्णयोर मिथः, री री वर्णयोर मिथः, रील री वर्णयोर मिथः, मिथः सावर्ण्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। यह वार्तिक जो है रील री सवर्ण नहीं थे, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। फिर भी इस वार्तिक के द्वारा वार्तिककार ने इनको सवर्णी बताया है। और जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो कह देते हैं वही सत्य होता है। इसलिए चूंकि उन्होंने रील री सवर्णियो, रील री वर्णियो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, री और री वर्णों को परस्पर सवर्ण समझना चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। इस वार्तिक के द्वारा ये भी जो है सवर्णी है, ये भी सवर्णी है, ये भी सवर्णी है, ये भी तीनों सवर्णी हैं। आइए देखते हैं अ और ई। आ का उच्चारण स्थान, आ का है कंठ और ई का तालु है, इचु ऐसा नाम तालु, ई का तालु है। तो ये इन दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग है, इसीलिए ये सवर्णी नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें सवर्ण नहीं है, तो ये इसका उत्तर
इसका उत्तर है डी। इसका डी उत्तर है। अ और ई की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। बाकी री और री की सवर्ण संज्ञा इस वार्तिक के द्वारा होती है। अ और आ ये सवर्णी है, उ और ऊ भी सवर्णी है। अ और ई ये सवर्णी नहीं है। अगला प्रश्न, किम वर्णम ऊष्मम न? कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है? नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है। ये व्यंजन वर्ण है। जैसे व्यंजन वर्ण के 3 वर्ग बनाए गए हैं माहेश्वर सूत्र में। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हमें ऊष्म बताना है कि इनमें से 3 ऊष्म है, 1 नहीं है, वही बताना है। स, र, श, श। ऊष्म व्यंजन कौन-कौन से हैं? श, यह ऊष्म है, ये भी तीनों स ऊष्म हैं। श, स, स और ह, इनको ऊष्म कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो ये र जो है, यह क्या है? अंतस्थ है। अंतस्थ के अंतर्गत आता है। तो यह ऊष्म नहीं है, यही उत्तर सही है। यह जो है, यह अंतस्थ है। इसलिए इसका उत्तर है। आइए आगे चलते हैं। व्याकरणे मूल स्वराः सन्ति। व्याकरण में मूल स्वर हैं। व्याकरण में मूल स्वर मतलब माहेश्वर सूत्र में जो स्वर दिए गए हैं। माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर हैं? 9 स्वर दिए गए हैं। उनमें से बताना है कि मूल स्वर कितने हैं? सप्त, पंच, चत्वारः, त्रयः। आइए देखते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनका क्रम हमने उल्टा कर दिया है। ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर हैं। ये 9 स्वर हैं। अब इनमें बताना है कि कौन कितने मूल स्वर हैं। मूल स्वर जो मतलब किसी और वर्ण से नहीं बने हैं। तो मूल स्वर ये पांचों हैं। अ, ई, उ, री, ये 5 मूल स्वर हैं। और ए, ओ, ऐ, औ ये 2 वर्णों से मिलके बने हैं, 2 स्वर वर्णों से। जैसे ए, यह अ और ई से मिलके बना है। अ और ई। ओ, अ और ऊ से मिलके बना है। इसी प्रकार से इनका दीर्घ भी हो जाएगा। तो ये चारों वर्ण जो हैं, ये अन्य 2 वर्णों से मिल-मिल के बने हैं। इसलिए ये मूल स्वर नहीं है। ये इन्हीं पाँचों में से किन्हीं 2 वर्णों से मिलके बने हुए हैं। मूल स्वर कौन से हैं? ये पाँचों, यही मूल स्वर हैं। इसीलिए इसका उत्तर है बी। व्याकरण में मूल स्वर है 5। अगला प्रश्न, ईषत् स्पृष्ट वर्णः अस्ति। ईषत् स्पृष्ट वर्ण है। ईषत् स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं? कल हम पढ़ रहे थे। ये जो है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट,
ईषद, स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, ईषद हो जाएगा ये। ईषद, विवृत और समृद्ध। समृद्ध, समृद्ध। स्पृष्ट वर्ण वे हैं, स्पृष्ट मतलब स्पृश, स्पर्श करना। स्पृष्ट वर्ण वे हैं जिनमें जिह्वा उन उन उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। इनके उच्चारण में जीवा जो है उन उन स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पृष्ट कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण। तो जितने स्पर्श व्यंजन है क से म तक, स्पर्श व्यंजन जो है इनको स्पर्श कहते हैं। क से म तक के जो व्यंजन है सारे स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं स्पृष्ट में। स्पृष्ट और स्पर्श इनसे अगर मिलाएंगे तो आपको भूलेगा नहीं। स्पृष्ट मतलब स्पर्श करते हैं। तालु जीवा जो है इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों का उच्चारण करते समय इनके उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट वे वर्ण है जिनके उच्चारण में जीवा जो है उन स्थानों का, ईषत मतलब थोड़ा, ईषद का अर्थ है थोड़ा, ईषद मतलब थोड़ा, तो जीवा थोड़ा स्पर्श करती है उन स्थानों का, तो ये अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ, य र ल व, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण जो है ईषद स्पृष्ट हैं। विपरीत, विपरीत वर्ण वे हैं जिनके उच्चारण में कंठ खुला रहता है। ये स्वर हैं, सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। स्वर, स्वर जो है विपरीत के अंतर्गत आते हैं क्योंकि स्वरों के उच्चारण में कंठ खुला रहता है। और ईषद विपरीत, ईषद मतलब थोड़ा, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ थोड़ा खुला रहता है वे ईषद विपरीत कहलाते हैं। तो ये ऊष्म है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जो है जितने हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? स, 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 तीनों सा और ह। इनके उच्चारण में कंठ थोड़ा खुला रहता है, मतलब स्वर से कम, इसलिए ईषद विपरीत कहलाते हैं। शब्दों के अर्थ को पकड़ेंगे आप तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। स्पृष्ट से स्पर्श व्यंजन, ईषद स्पृष्ट मतलब थोड़ा स्पर्श करती है तो अंतस्थ है। विपरीत कंठ पूरा खुला रहता है, स्वर है सभी। ईषद विपरीत जिसमें कंठ थोड़ा खुला रहता है, विपरीत में पूरा खुला रहता है मतलब कंठ खुला रहता है, और ईषद विपरीत में थोड़ा मतलब खुला रहता है, तो ये ऊष्म वर्ण है। समृद्ध, समृद्ध में एक ही वर्ण आता है, ह्रस्व अ। वैसे अ विपरीत में आता है, लेकिन समृद्ध में इसको सिद्ध किया गया है कि ह्रस्व अ जो है वह समृद्ध है। तो समृद्ध में बस ह्रस्व अ ही आता है, तो बाकी स्पृष्ट में सभी स्पर्श व्यंजन, ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ, विपरीत में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, ईषद विपरीत में ऊष्म आता है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। ईषद स्पृष्ट वर्ण है, देखिए ईषद स्पृष्ट मतलब अंतस्थ वर्ण जो है। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल और व, ये सभी वर्ण आएंगे। तो य, र, ल, व। आइए देखते हैं, ये नहीं है, हाँ ल है अंतस्थ वर्ण, ये है, ये प है, च है। ये तीनों क्या है? स्पर्श वर्ण है, ये स्पृष्ट में आएंगे। ये भी स्पृष्ट में आएगा, ये भी स्पृष्ट में, ये भी स्पृष्ट में।
ल अंतस्थ वर्ण है, यह ईशत स्पृष्ट में आएगा और यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है शिव सूत्र जाल किसको कहते हैं? शिव के सूत्रों का जाल। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्रों को, वार्तिक सूत्रों को, अष्टाध्यायी के सूत्रों को, उड़ादि सूत्रों को। इसका उत्तर है ए। माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल कहते हैं। अगला प्रश्न वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। ये वर्ण किस वर्णमाला की बात कर रहे हैं? संस्कृत वर्णमाला, जो माहेश्वर सूत्रों में वर्ण दिए गए हैं। देखिए 11, 13, 42, 33। तो माहेश्वर सूत्र में हमने देखा कि 9 जो हैं स्वर हैं। स्वर वर्ण कितने हैं? 9। अंतस्थ वर्ण 4 हैं। ऊष्म वर्ण इसके बाद स्पर्श हैं। फिर ऊष्म ऊष्म भी 4 हैं, स तीनों स और ह। और स्पर्श व्यंजन स्पर्श कितने हैं? 25। कुल मिलाकर कितने हो गए? 42। कुल मिलाकर कितने हुए? 42 वर्ण। इसका उत्तर है तो क्योंकि 33 तो व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ ऊष्म और स्पर्श को मिला के 25 8 कितने हो जाएंगे? 33। ये व्यंजन वर्ण है 33 और 9 स्वर उसमें मिला देंगे तो पूरे हो जाएंगे 42। तो इसका उत्तर है सी 42। अगला है लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण समृत वर्णा कति। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समृत वर्ण कितने हैं? तो अभी हम इसके पहले जो प्रश्न था उसमें देख रहे थे स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और समृत। तो समृत में सिर्फ ह्रस्व आ आता है। ह्रस्व अ यह समृत है, इसलिए इसका उत्तर 1 होगा। समृत वर्ण कितने हैं? 1। ह्रस्व अ इसको समृत कहते हैं। अगला प्रश्न सुबन्तस्य तिङन्तस्य च संज्ञा अस्ति। सुबंत और तिगंत की संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत को क्या कहते हैं? क्या संज्ञा दी जाती है? पद संज्ञा, फल संज्ञा, गुण संज्ञा, योग संज्ञा। एक सूत्र आता है सुप तिगंतम सुप तिगंतम पदम। सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो इसका उत्तर है ए। सुप तिगंतम पदम। यह सूत्र कहता है कि जिनके बाद जिन शब्दों में सुप और तिंग प्रत्यय जुड़े हैं, इनसे जो शब्द बनता है उनकी पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। इसका उत्तर ए है। अगला प्रश्न प्रत्याहार शब्दस्य अर्थः कः। प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है? संक्षेपः, क्रम, वर्ग, कोपिन। तो प्रत्याहार की रचना महर्षि पाणिनि ने किस लिए की थी? हम उसमें प्राकथन में हमने पढ़ा कि संक्षेप के लिए उन्होंने कई चीजों का सहारा लिया। उसमें एक प्रत्याहार भी था। प्रत्याहारों की रचना उन्होंने क्यों की थी? संक्षेप के लिए। इसका उत्तर
ए है संक्षेपः। अगला प्रश्न, कति वर्णानां स्पृष्ट प्रयत्ने भवन्ति? कितने वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है? स्पृष्ट, हम इसके पहले मतलब 4-5 प्रश्न पहले जो आया था उसमें हमने पूरा विस्तृत देखा कि स्पृष्ट वर्ण कौन है, ईषद स्पृष्ट कौन है, विपरीत कौन है, ईषद विपरीत। तो स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श, स्पर्श वर्ण स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। और स्पर्श वर्ण कितने हैं? क से म तक, क से म तक जो है ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो क से म तक के वर्णों की संख्या कितनी है? 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो कुल 25 वर्ण हैं। 7, 4, 5, 25, तो यही उत्तर सही है। स्पृष्ट वर्ण कितने हैं? स्पृष्ट प्रयत्न, कति वर्णानाम स्पृष्ट प्रयत्नो भवति? कितने वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है? 25 वर्णों का, चूंकि स्पर्श वर्ण 25 है और स्पर्श वर्णों का ही स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अगला प्रश्न है, तालु स्थानम कथ्यते? तालु स्थानम कथ्यते मतलब तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है? नीचे कुछ वर्ण दिए हैं, य का, प का, ठ का या क का। तो क का तो कंठ है, इचु यशानाम कंठ, इसका कंठ है। ऋतु रसणाम मूर्धा, ठ का मूर्धा है। उपमानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठ, इसका ओष्ठ है। और यह इचु यसा नाम तालु, इसका तालु है। हमें इसमें बताना था तालु स्थान किसका है, इसका उत्तर है य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न, छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं? मतलब आइए देखते हैं उत्तर, वर्ण, पद, शब्द, वाक्य। अगर देखें तो सबसे बड़ा वाक्य होता है, वाक्य में कई शब्द होते हैं, शब्दों का समूह वाक्य होता है। और शब्द जो है और पद में भी कई वर्ण होते हैं, शब्द में भी कई वर्ण होते हैं। वर्ण सबसे छोटा है क्योंकि वर्णों को नहीं तोड़ा जा सकता। कई वर्ण मिल करके पद बनते हैं, कई वर्ण मिल करके शब्द बनते हैं, कई शब्द मिलके वाक्य बनते हैं, तो सबसे छोटा वर्ण है। तो सबसे छोटी व्यक्त खंड इकाई क्या है? वर्ण। अगला प्रश्न, अधोंकितेषु कः वर्गीय वर्ण नास्ति? नीचे कुछ वर्ण दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कः वर्गीय वर्ण नास्ति? का वर्गीय वर्ण, यहाँ भी ये गलत हो गया है। इसमें जो है का वर्गीय वर्ण नहीं है, पूछ रहा है कि नीचे 3 वर्ण दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा क वर्गीय वर्ण नहीं है। मतलब क का उच्चारण स्थान जो है वही उसका भी उच्चारण स्थान है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ कहता है कि क, ह ये कंठ से उच्चरित होते हैं। कंठ, क का उच्चारण स्थान कंठ है और क का भी है। तो हमें बताना क्या है कि क के वर्ग का नहीं है कौन सा? तो यह, इसका उच्चारण स्थान तालु है और श दंत है। तो ये दोनों ही क वर्ग के नहीं है, क के सवर्णी ये दोनों नहीं है, स और य। तो इसका उत्तर हो जाएगा
उपर्युक्तेषु एकः माँ अधिकः। एक से अधिक मतलब उसके इसमें बताना था कि कौन सा नहीं है, तीन में से दो नहीं है, मतलब एक से अधिक है। ये उत्तर इसका सही है। मतलब दो जो है क के वर्ग के नहीं है, य और स। तो एक तो उत्तर हम दे नहीं सकते, तो यहाँ उपर्युक्तेषु एकः अधिक, एक से अधिक है वह, उसका और यह है, तो इसका उत्तर डी है। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरणे लोपः शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते। संस्कृत व्याकरण में लोप इस शब्द से वर्ण की किस अवस्था का बोध होता है? विकार, नाश, अदर्शनम, पुनरावर्तनम। एक सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम, अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप, यह लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। जो ना सुनाई दे उसे लोप समझिए, उसका लोप। अदर्शनम लोप, तो इसका लोप का, लोप वर्ण की क्या अवस्था होती है? अदर्शन। इसका उत्तर है सी, अदर्शनम लोप। अगला प्रश्न, तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 18, 12, 7, 21। तिंग और सुप दो प्रत्याहार हैं। तिंग और सुप ये जिन शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं उनकी पद संग मतलब सब इनके जुड़ने के बाद उनकी सब उन शब्दों की पद संज्ञा हो जाती है, तिगंत और सुबंत की। तिगंत है जो धातुओं से जुड़ते हैं, तिंग प्रत्यय धातुओं के साथ जो जुड़ते हैं। और टिप्पस जी सिप्थस था मीप वस मस, ये नौ है आत्म परस्मयी पदी और नौ आत्मनेपदी। तो नौ नौ 18, ये 18 हो जाते हैं दोनों मिलाकर के, 18 प्रकार के। तो इसका उत्तर ए है। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 18, क्योंकि 9 जो है परस्मयी पद के और 9 आत्मनेपद पद के मिला के कुल 18 प्रत्यय होते हैं। और सुप में 21 प्रत्यय किसमें होते हैं? 21 दिया है, तो ये सुप प्रत्याहार में सुप, सुप प्रत्यय जो है वो 21 हैं और तिंग प्रत्यय 18 हैं। अगला प्रश्न, व का संप्रसारण है, व वर्ण है, इसका संप्रसारण क्या है? ई उ री री। तो संप्रसारण का एक सूत्र है, इग्यणः संप्रसारणम, इग्यणः संप्रसारणम, इग्यणः संप्रसारणम। इग, इग को इक कहेंगे, इक, इकह, इक यण, और ये यण है, यण प्रत्यय। इग्यणः संप्रसारणम, यह कहता है, यह संप्रसारण संज्ञा करता है। तो यह कहता है कि इक, इक के स्थान पर यण होता है वह गुण संधि में, और यहाँ गुण संधि का उल्टा होगा। गुण संधि में क्या होता है? आद गुणः, इक के स्थान पर इक के स्थान पर यण हो जाता था वहां, गुण में नहीं, यण संधि में। इको यणच, इको यणच सूत्र है।
यह कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाए, यण संधि में इक के स्थान पर यण हो जाए, और संप्रसारण जो है वह यण संधि का उल्टा है। संप्रसारण में क्या होता है? यण के स्थान पर इक होता है, यण के स्थान पर इक होता है। तो यण संधि का उल्टा संप्रसारण है। तो व के स्थान पर इतने ई उ रील री प्राप्त हैं। मतलब वह जो है यण के अंतर्गत आता है, तो वह के स्थान पर इन इको में से किसका संप्रसारण होगा? तो इसके लिए हम एक सूत्र है, स्थाने अंतर तमः। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक हो वे सवर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। दंत ओष्ठ। ई का तालु है, उ का ओष्ठ है, री का मूर्धा, री का री का दंत। लेकिन व के स्थान पर री और री नहीं होंगे, क्योंकि री और री जो है रपर होकर के प्रयुक्त होते हैं, तो इनका व के स्थान पर संप्रसारण नहीं होगा। बचे उ और ई, इनमें से कौन व से मिलता है? तो तालु। ई का तालु है, व में दंत और ओष्ठ है, तालु नहीं है, यह नहीं होगा। उ में देखते हैं, उ का ओष्ठ है, दंत में ओष्ठ भी है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है इसमें, तो वह जो है उ से मिल रहा है, इसलिए व के स्थान पर क्या होगा? उ होगा। व के स्थान पर उ का संप्रसारण होगा। इग्यण संप्रसारणम, यह यण संधि का उल्टा होता है। यण संधि में इक के स्थान पर यण आदेश होता है, और संप्रसारण में क्या होता है? यण के स्थान पर इक का आदेश होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विवृत वर्ण अस्ति, विवृत वर्ण है, यहाँ नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, बताना है कि इसमें कौन सा वर्ण विवृत है। हम ऊपर चार्ट में देखे थे कि विवृत वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण, सभी स्वर, स्वर वर्ण जो है वह विवृत कहे जाते हैं, स्वर वर्ण विवृत कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क, ल, प, ई, ई यह स्वर वर्ण है, यही उत्तर सही है, ये विवृत वर्ण है, क्योंकि सभी स्वर विवृत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, ईसद विवृत वर्णा भवन्ति, ईसद विवृत वर्ण है। विवृत सभी स्वर है जिनमें कंठ खुला होता है, और ईसद विवृत जिसमें कंठ थोड़ा खुला होता है, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण जो है ईसद विवृत कहलाते हैं, ये हमने देखा पहले। इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्म वर्णा। ईसद विवृत वर्ण कौन से है? ऊष्म वर्ण, इसका उत्तर ए है। एकारस्य कियंतो भेदा, एकार मतलब ए वर्ण जो है, ए स्वर वर्ण है, इसके कितने भेद हैं ये हमें बताना है। षड्विध विध, द्वादश विध, अष्टादश विध, एकादश विध। तो कल हम देख रहे थे जो चार्ट, उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन भेद हुए थे स्वर के, फिर ह्रस्व के 6 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक के 3। इस प्रकार से ह्रस्व के 6 भेद, 6 भेद दीर्घ के, 6 भेद प्लुत के। तो चूंकि ए जो है यह, इसका ह्रस्व नहीं होता, दीर्घ और प्लुत में पाया जाता है, इसलिए दीर्घ के 6 भेद, 6 दीर्घ के प्लस 6 प्लुत के मिला के कितने हो गए?
12 भेद। ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। इनके सबके 12-12 भेद पाए जाते हैं। री वर्ण का भी 12 भेद मिलता है। क्योंकि री वर्ण जो है ह्रस्व होता है और प्लुत, इसका दीर्घ नहीं पाया जाता। री का दीर्घ नहीं पाया जाता, तो ह्रस्व के 6 भेद, प्लुत के 6 भेद, कुल 12 भेद मिलते हैं। री वर्ण के अ, ई, उ, री, ये जो चारों इनके ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों मिलते हैं, इसलिए इनको 18-18 भेद हैं। बाद में री और री को सवर्ण बता करके री और री को सवर्ण बता करके इसके री के 12 और इसके 18 मिला के कुल 30 भेद माने गए हैं री और री के। यहाँ हमें बताना था एकारस्य कियंतो भेदा। एकार के कितने भेद हैं? तो द्वादश विधा, इसका उत्तर हाँ 12 है ना, तो द्वादश विधा इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है उच्चारण यत्न कति विधो अस्ति। उच्चारण प्रयत्न जो है वह कितने प्रकार का है? पंचधा, त्रयोविधा, षड्विधा, द्विधा। वर्णों का जो उच्चारण स्थान नहीं, यत्न, वर्णों के उच्चारण में जो यत्न होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो एक तो उच्चारण के पूर्व जो मौखिक होता है, मुख के अंदर प्रयत्न होता है, और एक मुख के बाहर प्रयत्न होता है। तो इस प्रकार से दो होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य मिलाकर के दो प्रयत्न होते हैं। तो द्विधा इसका उत्तर है डी। एषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं, उनमें बताना है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, मतलब 3 सूत्र हैं जो इत संज्ञा विधायक है और एक नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा सूत्र इत संज्ञा विधायक नहीं है। ये है लसक को तद्धिते। लसक को तद्धिते यह सूत्र कहता है कि किसी प्रत्यय के आदि में ल, स और क वर्ग की ईद संज्ञा हो। प्रत्यय के आदि में आने वाले ल, स और क वर्ग की इत संज्ञा हो, तो यह इत संज्ञा विधायक सूत्र है। सह प्रत्ययस्य, यह कहता है कि प्रत्यय के आदि में आने वाले स की इत संज्ञा हो, तो यह भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है। आदिरंत्येन संहिता, आदिरंत्येन संहिता, यह सूत्र कहता है कि आदि वर्ण अंत्य हल वर्ण से मिल करके प्रत्याहार, यदि आदि वर्ण अंत्य हल वर्ण से मिलता है तो प्रत्याहार बनता है। तो यह प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। प्रत्याहार, प्रत्याहार विधायक सूत्र, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र हैं और ये इत संज्ञक है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, यह भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। चुटु, चुटु सूत्र कहता है कि किसी प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो, तो यह भी इत संज्ञक है। इस प्रकार से हमने देखा लसक को तद्धिते, सह प्रत्यय से और चुटु, ये तीनों इत संज्ञक हैं और हमें बताना है कि कौन सा इत संज्ञक नहीं है। तो आदिरंत्येन संहिता यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है, इसलिए इसका उत्तर है सी। इसका उत्तर कौन सा है? सी। अगला प्रश्न है संयोग संज्ञा सूत्रम अस्ति। संयोग संज्ञा होती है किस सूत्र से?
संयोग संज्ञा का सूत्र है, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अनचिच संयोगे गुरु हलो अनंतरा संयोग अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी यह टी संज्ञक है, टी संज्ञा करता है। हलो अनंतरा संयोग, हलों के बीच स्वर के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। स्वर के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? हलो अनंतरा संयोग। इसका उत्तर सी है। अगला प्रश्न, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, बताना है कि इसमें किसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई है। भवती, पठितुम, पाणिपादम, दासरथी। भवती या भू धातु, भवती जो है भू धातु में टिप प्रत्यय करके बना है। टिप, तिंग का जो है एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में टिप। यह और पठितुम, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जो है यह कृत प्रत्यय है। पाणिपादम, पाणिपादम यह समस्त पद है, समास हुआ है इसमें, यह समस्त पद है। पठितुम यह कृदंत है, इसको हम कृदंत कहेंगे। चूंकि तुमुन प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तो तुमुन जुड़ने से जो पद बनेगा पठितुम, यह क्या है? कृदंत है। यह तिगंत है। भूतिप, चूंकि तिंग प्रत्यय लगा है तो इसलिए यह तिगंत। तिगंत, ये तिगंत है और ये कृदंत है। यह समस्त पद है। पाणिपादम। दासरथी, दशरथ, दशरथ से अण प्रत्यय जुड़ करके अपत्य अर्थ में दासरथ ही बना है, तो यह तद्धित प्रत्यय है अण, इसलिए तद्धितांत है। पठितुम कृदंत है, पाणिपादम समस्त पद है, दासरथी तद्धितांत है और भवत यह तिगंत है। तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी नहीं है यह देखेंगे। तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक दो सूत्र हैं। पहला है अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत ये, तद्धितांत ये, और समस्त पद ये, मतलब कृदंत ये है, तद्धितांत ये है और समस्त पद ये है। इन तीनों की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र कहता है कि कृदंत, तद्धितांत और समस्त पद की प्रातिपदिक संज्ञा हो। इन तीनों की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। चूंकि भू धातु है, इसमें तिंग प्रत्यय जुड़ा है, तो यह तिगंत बना, तिगंतों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। इसका उत्तर ये है। क्योंकि तिगंतों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, इसलिए भवती जो है यह प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। तो भवत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई है, इसका उत्तर ए है। अगला प्रश्न, पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। पद संज्ञा विधायक सूत्र है शुड नपुंसकस्य सुप्तिगंतम पदम कृतद्धि समासाश्च इको गुण वृद्धि। शुड नपुंसकस्य, शुड नपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञक है। शुड नपुंसकस्य यह सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है 5 प्रत्ययों की।
यह सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है। सुप्तिगंतम पदम, यह पद विधायक सूत्र है, पद संज्ञा करता है। कृतद्धि समासाश्च, अभी पिछले सूत्र में हम प्रश्न में देखा हमने, कृतद्धित समासाश्च यह प्रातिपदिक संज्ञा करता है। इस प्रकार से हमें उत्तर मिल गया। पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? सुप्तिगंतम पदम, इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। स्वरितः, स्पर्शम, विवृतम, सवर्णम। तो एक सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वे सवर्ण कहलाते हैं। इसका उत्तर है सवर्णम, भरा जाएगा यहाँ पर सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इसलिए सूत्र याद करिए आप लोग। सूत्र को, सभी सूत्र याद होने चाहिए, एक बार में नहीं, कई बार उसको पढ़ते रहिए, मतलब दिन में एक आध बार सूत्रों को देख लीजिए करिए, ताकि सूत्र याद रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो है गलत होने से बच जाएंगे, क्योंकि सूत्रों से ही प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, संयोग संज्ञा भवति, संयोग संज्ञा किसकी होती है? द्वयो वाक्यों मध्ये, दो वाक्यों के बीच संयोग संज्ञा होती है। द्वयो पदयों मध्ये, दो पदों के बीच संयोग संज्ञा होती है। या द्वयो स्वरियों मध्ये, या दो स्वरों के बीच पद संज्ञा होती है। या दो द्वयो व्यंजनियों मध्ये, दो व्यंजनों के बीच। फला अनंतरा संयोग, एक सूत्र है ना, फलो अनंत, फलो अनंतरा संयोग। यह सूत्र कहता है कि स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। फलों के व्यवधान से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है, जैसे दिव्य वर्ण है, दिव्य शब्द है। अब इसमें संयोग संज्ञा किसकी हुई है? जैसे द, ई, व, य, अ। तो स्वर का व्यवधान कहाँ नहीं है? य और व के बीच में। तो य और व का जो संयोग हुआ है, दिव्य बना है, यहाँ संयोग संज्ञा हुई है। कौन सी संज्ञा? संयोग। इसका उत्तर है द्वयो व्यंजनयों मध्य, संयोग संज्ञा जो है दो व्यंजनों के बीच होती है। ये अंतिम प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही, आगे ऐसे ही 3-4 क्लासें हम लेके आएंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको आप छोड़िए मत। इस, अगर मतलब लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में भी देख सकते हो, ये चैनल पर पड़ी रहेंगी क्लासें, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।